Good morning, everyone. I hope you all are fine and your study is also going good. So, today I have brought a new chapter for you in mathematics. The name of the chapter is Real Number. This is the first chapter of class 10th NCERT Maths. And this is really very important from the exam point of view. So, let us start. Okay. So, first of all, we will define what is a real number. Okay. चलिए सबसे पहले रियल नंबर को डिफाइन करते हैं कि रियल नंबर क्या है. तो इसका बहुत सिंपल डेफिनेशन है. रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर. जब हम रैशनल नंबर के सेट को और इररेशनल नंबर के सेट को मिला देते हैं तो एक नया सेट बनता है, वो रियल नंबर्स होता है. अच्छा, बहुत सारे बच्चों को वो होता है कि रियल नाम क्यों है सर, उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी होती है पूछने की कि रियल नंबर रियल नाम क्यों है. तो इसका कारण ये है कि रियल नंबर जो होते हैं ना, रियल क्वांटिटी को डिनोट करते हैं. जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, लेंथ, वेट, फोर्स, एनी रियल क्वांटिटी, उनको मेजर करने के लिए रियल नंबर का इस्तेमाल होता है. ठीक है ना. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक. लेट अस सी व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक इज रियल नंबर का डेफिनेशन जो मैंने दे दिया, और एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, जैसे मैंने बोला था कि रैशनल और इररेशनल को मिला के क्या बनता है, रियल नंबर. तो रैशनल नंबर लिखो और इररेशनल नंबर लिखो मिला के, वो सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं. फॉर एग्जांपल 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है तो रियल नंबर भी है. -3/5 ये क्या है, रैशनल नंबर है तो रियल भी है. √2 क्या है, इररेशनल नंबर है लेकिन रियल तो है. तो रियल नंबर इज अ मिक्सचर, वी कैन से इन अदर वर्ड्स इट इज अ मिक्सचर ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन. So without much delay, let us move to the next topic which are important for exams. Okay, so let us see. Okay, this is very important. The name of the topic is Fundamental Theorem of Arithmetic. ठीक है, इससे हर साल एग्जाम में आते हैं. हर साल नहीं तो कम से कम बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इससे, एक साल 2 साल छोड़ के या हर साल कभी कभी. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, मैं पहले पढ़ के सुना रहा हूँ. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. ठीक है, अभी मैं एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ. ठीक है, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है. ये बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 20, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम नंबर्स में. जैसे 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं. ठीक है, 2 × 2 × 5. 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5. कोई भी एक कंपोजिट नंबर पकड़ो और उसको फैक्टराइज किया जा सकता है प्राइम नंबर्स में. ठीक है ना. और ये एक और बहुत खास बात बोलता है कि फैक्टराइज तो कर देंगे लेकिन ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ ना, वो यूनिक होगा. यूनिक, यूनिक का मतलब बिल्कुल यूनिक होगा. अलग अलग आंसर्स नहीं आएंगे कभी भी, हमेशा एक ही आंसर आएंगे. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल 20 को अगर एक बार हमने 2 × 2 × 5 कर दिया तो अब इसमें तीसरा प्राइम फैक्टर कुछ नहीं आएगा, 2 और 5 के अलावा नहीं आ सकता, क्योंकि ये यूनिक हो गया. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बात बोलता है, इसके यूनिकनेस की बात करता है कि द प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक, दे कांट बी चेंज्ड अगेन एंड अगेन. ओके ओके, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, HCF एंड LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन. बचपन से क्लास 6, 7, 8 से आप पढ़ते आ रहे हो कि HCF, LCM कैसे निकालते हैं. HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. लेकिन इस क्लास में भी हमें HCF और LCM निकालना है, लेकिन थोड़ा तरीका अलग है. कौन सा तरीका का नाम है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है ना. तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम सीखते हैं कि 20 और 12 का HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ओके, तो कैसे निकलेगा. सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 20 का. ठीक है, और 12 का. ठीक है, 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 और इसको हम लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में 2 × 2 × 5 का पावर 1. ठीक है, 1 नहीं भी लगा सकते हैं, लगा भी सकते हैं. 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3. ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 3 का पावर 1. ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं. अब HCF निकालेंगे सबसे पहले. तो HCF निकालने का क्या तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू.
ये बोलता है कि सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स निकालो, ठीक है। और कॉमन फैक्टर में जो सबसे ज़्यादा पावर वाला है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर है और दोनों 2 में से 2 का पावर 2 सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर ही क्या हो जाएगा, उसका HCF हो जाएगा। 4 इज द HCF। और LCM का क्या रूल है, क्या प्रोसीजर है निकालने का? LCM का ये प्रोसीजर है कि जितने आपको प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, 1 2 3, एक 2 है और एक 3 है और एक 5 है, 3 है, ठीक है। सॉरी, HCF में क्या करना है, लोएस्ट फैक्टर को लेना है, लोएस्ट फैक्टर को। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको कॉमन का लोएस्ट फैक्टर निकालना है। और LCM में हर एक फैक्टर का हाईएस्ट पावर, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 इक्वल टू 5 3 जा 15 4 जा 60, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। HCF निकालने के लिए हम लोएस्ट पावर को देखते हैं, LCM निकालने के लिए हम हाईएस्ट पावर को देखते हैं, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। सो लेट अस मूव अहेड एंड सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। एक और क्वेश्चन हम बना लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। तो HCF ऑफ 24 एंड 15, HCF ऑफ 24 एंड 15 मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो 24 को आप प्राइम फैक्टराइज कीजिए और 15 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए। तो 24 को आप साइड में करके देख लीजिए, यहाँ पे रफ में 24 को ऐसे लिखिए, 2 12 2 6 2 3 और 3 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और इसको लिख सकते हैं कैसे, इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, ठीक है। ये है, इस पे ध्यान रखना है। और 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, ठीक है। पावर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो HCF क्या बोलता है, HCF निकालने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखेंगे, इसमें और उसमें। कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, 3 है ना। और 3 का लोएस्ट कौन है, 3 का पावर 1, तो 3 होगा, ठीक है। तो आई होप मैंने 2 एग्जाम्पल आपको करके दिखा दिया कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। फिर आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है बच्चों। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। ये एक नया फार्मूला बोलो या रिलेशन बोलो HCF और LCM के बीच में। ये एक फार्मूला है या रिलेशन बोलो जो कि हमें रिलेशन बताता है HCF और LCM में और उन दोनों नंबर्स के बीच में। ये क्या बोलता है कि सपोज देयर आर 2 पॉजिटिव नंबर्स A एंड B, ठीक है, 2 नंबर्स हैं, तो उनका HCF इनटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। मतलब LCM ऑफ 2 नंबर और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होंगे, ठीक है ना। HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B, ठीक है। ओके, सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। रैशनल नंबर, अभी थोड़ी देर के बाद हम उसके बेस पे क्वेश्चन बनाएंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं रैशनल और इररेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। तो रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं, रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं कि रैशनल नंबर इज दैट नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर वह नंबर होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकें और P एंड Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। और P एंड Q क्या होता है, इंटीजर। और इररेशनल नंबर इसका उल्टा होता है, वो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जहां P एंड Q इंटीजर होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0। ओके ओके, सो लेट अस मूव अहेड। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में इस टॉपिक से। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना। रैशनल नंबर को भी हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं,
इर्रेशनल नंबर को भी हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें इस टॉपिक में खास बात क्या देखनी है कि जब हम रैशनल नंबर को हम डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, क्या पैटर्न, और इर्रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या पैटर्न देखने को मिलेगा, क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो, जब हम रैशनल नंबर को अगर हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो उनका जो डेसिमल होता है ना, वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, रिपीट करता है, रिपीटिंग। टर्मिनेट का मतलब डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं डिजिट एंड करेगा, रुकेगा। टर्मिनेट का मतलब स्टॉप कर जाना, एंड। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कभी एंड ना करना, और रिपीटिंग का मतलब कोई सेट ऑफ डिजिट रिपीट करता है। ठीक है, अगर हम इर्रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा डेसिमल एक्सपेंशन उसका, कि उसका डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कभी एंड नहीं करते। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट करते हैं ना ही टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक या फीचर बोल सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर का फीचर ये है दोनों। इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन का फीचर क्या है, ये है। ठीक है, आगे हम जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी, तो हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी बनाएंगे। ओके बेटा, ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरम है, प्रूव दैट रूट टू, ये रूट टू है, इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें पता है कि रूट अंडर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं वो इर्रेशनल होते हैं, तो इसी को हमें प्रूव करना है। और ये बहुत फेमस थ्योरम है क्लास 10th में, पहला चैप्टर का। तो चलिए हम करते हैं इसको। थोड़ा सा लंबा है ये डेरिवेशन इसका प्रूफ, लेकिन हम समझ समझ के करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, हमें प्रूफ करना है रूट टू इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट रूट टू बी अ रैशनल नंबर। हम मान लेते हैं, वैसे है नहीं रैशनल नंबर, और रूट टू को हम बराबर कर देते हैं ए अपॉन बी, लेट करके ए अपॉन बी, क्योंकि हर एक रैशनल नंबर ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बी आर को प्राइम, को प्राइम का मतलब क्या होता है, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा। ठीक है, को प्राइम है ये। ठीक है, अच्छा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट टू बी इक्वल टू ए लिख सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो। और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2b² 2b² इक्वल टू a²। कोई दिक्कत, दोनों साइड में मैंने स्क्वायर कर दिया। अच्छा, LHS को अगर हम ध्यान दें तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है ना, 2b² एक नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 डिवाइड्स, जब LHS 2 से डिवाइड हो सकता है तो RHS को भी 2 से डिवाइड होना पड़ेगा ना, क्योंकि LHS RHS दोनों बराबर है। LHS अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो RHS को भी होना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a², तो इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a। ठीक है, a समझ में आ गया, हाँ, 2 डिवाइड्स a। तो इसको हम मान लेते हैं सेकंड। अगर a 2 से डिवाइड हो सकता है तो हम a बराबर 2c लिख सकते हैं ना। कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको हम 2c के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू इसमें रखना है मुझे, इस इक्वेशन में। इसको सेकंड मान लो और इसको थर्ड मान लो। तो पुटिंग a इक्वल टू 2c इन सेकेंड इक्वेशन, कोई दिक्कत। तो इसमें अगर हम रखेंगे सेकेंड इक्वेशन में तो 2b² वी गेट 2b² इक्वल टू a² के बदले में 2c रखो तो 4c² हो जाएगा। दोनों साइड में 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 2c²। अब यहाँ पे लॉजिक लगाओ कि जो RHS है, RHS इज डिविजिबल बाई
क्या 2, क्योंकि 2c² है, देयरफॉर LHS भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 डिवाइड्स b² implies that 2 डिवाइड्स b, क्योंकि a b क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर 2 किसी प्राइम के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 उस प्राइम नंबर को भी कर देगा। इस पे एक थ्योरम भी है, ठीक है, उस थ्योरम का यूज। अच्छा, इसको मान लो आप 4th। अच्छा, फ्रॉम 3rd एंड 4th हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फ्रॉम 3rd और 4th स्टेटमेंट से, कि 2 डिवाइड्स a एंड 2 डिवाइड्स b। इसका मतलब क्या है कि 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। फ्रॉम 3rd एंड 4th वी गेट कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। बट एक चीज ध्यान रखो, हमने शुरू में क्या एज्यूम किया था कि a एंड b आर को प्राइम, बट यहां पे 2 फैक्टर मिल गया दोनों के बीच में, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने √2 को रेशनल नंबर मान लिया था, जो कि है नहीं। तो हम लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, बिकॉज a एंड b वर सपोज टू बी प्राइम, और प्राइम को प्राइम, कोई भी फैक्टर्स नहीं था 1 के अलावा इनके दोनों के बीच में। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, देयरफॉर √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आई होप कि आपको लॉजिकली आपको बहुत अच्छे से मैंने डिराइव किया, हर एक स्टेटमेंट को आपको मैंने समझा दिया कि कैसे नेक्स्ट स्टेटमेंट कैसे आ रहा है, ठीक है। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। पहली बार में थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है बेटा, ओके। अब बारी आई NCERT क्वेश्चन करने की। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट जितना भी पढ़ लो और प्रैक्टिस ना करो तो मैथ्स अधूरा रह जाता है। तो जो भी कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा है, 4-5 कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है थ्योरी, उसके बेसिस पे हम कुछ सवाल बनाएंगे, और ये NCERT के सवाल हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कॉन्सेंट्रेट एंड सी दिस वीडियो करेक्टली, एंड आपको बहुत सीरियसली देखना है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। हमें HCF और LCM निकालना है, और उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है इस रिलेशन को। वेरीफाई का मतलब हमें सही साबित करना है, ठीक है, ऑफ द 2 नंबर्स। तो पहला नंबर क्या है, 26 और 91। तो इसका HCF और LCM दोनों निकालेंगे। तो सबसे पहले 26 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे और 91 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। यही तो था तरीका कि पहले 26 को प्राइम फैक्टराइज किया, 91 को किया। तो 26 को हम 2 × 13 लिख सकते हैं ना, ठीक है। और 91 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 7 × 13, 7 × 13, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अच्छा, HCF का क्या तरीका है, HCF का ये है कि कॉमन फैक्टर जो है उसका लोएस्ट पावर, तो 13 कॉमन है, उसका लोएस्ट पावर 13 है, तो 13 निकल गया। LCM का क्या है तरीका निकालने का, कि हर एक प्राइम फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करो। तो 2 एक प्राइम फैक्टर है, इसका हाईएस्ट पावर 2 ही है, इंटू 7 है तो 7 है, इंटू 13, ठीक है। 91 2 जा कितना होता है, 2, 182 इज द LCM, ठीक है, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। अभी तो हमने HCF और LCM निकाला, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। किसमें, इसमें। तो लिखेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। हाँ, तो वेरीफाई करो LCM इंटू HCF, और यहाँ पे प्रोडक्ट,
ये मैंने लिख दिया यहाँ पे और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो HCF इंटू LCM कितना होगा? 13 इंटू 182 इक्वल टू, करो रफ में कर लो, 182 को 13 में, 182 को 13 में करो, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, इन हैंड 2, 3 1 जा 3 2 5, 2 1 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, ठीक है। तो 6 4 2 6, 8 5 13, 2 3 6 2 3 6, और दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 26 91 को करके देखो, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट 91 में 26 करके देखो, 6 1 जा 6, 54 ये हो जाएगा और 182 ये हो जाएगा। तो 6 6 3 2 2 3 6 यहाँ भी आ रहा है, 2 3 मतलब कि 26 इंटू 91 इक्वल टू 2 3 6, मतलब हमने प्रूफ भी कर दिया, वेरीफाई भी कर दिया कि HCF इंटू LCM इतना आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स इतना आ रहा है और दोनों बराबर हैं, तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ओके, तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपको करना है, ठीक है। इसी तरीके से ये आपको करना है, प्राइम फैक्टराइज करके उनका LCM और HCF निकालना है और फिर बाद में उनका प्रोडक्ट निकालना है। ओके बच्चों, ओके बेटा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक है हमारा NCERT का। हाँ, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम क्वेश्चन है बच्चे कि LCM और HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलो निकालते हैं। 12 एक नंबर है, इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ, 15 एक नंबर है, 21 एक नंबर है। इनको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करो। सबसे पहला काम क्या है? प्राइम फैक्टराइज करो और उनको पावर्स के फॉर्म में लिखो। तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। एक वाला नहीं भी लिख सकते हैं पावर। 15 का होगा 3 इंटू 5, 21 का होगा 3 इंटू 7, ठीक है। इस पे ध्यान देना है जो मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, ठीक है। अब बताओ कि HCF का क्या तरीका है निकालने का। HCF में सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन क्या है। उन कॉमन्स में जो सबसे कम पावर वाला है उसको लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप बताओ कि 2 कॉमन है सब में? नहीं है। क्या 3 कॉमन है सब में? हाँ है। और उनका लोएस्ट पावर क्या है? 3 है। क्या 5 है कॉमन सब में? 7 भी नहीं है, ठीक है। तो 3 इज द HCF। एंड व्हाट अबाउट LCM? व्हाट अबाउट LCM? LCM में देखते हैं कि हर एक प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का पावर 2 इंटू 3 हाईएस्ट पावर 3 है, 5 हाईएस्ट पावर 5 ही है, 7 हाईएस्ट पावर 7 ही है, इक्वल टू 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 इंटू 7, 60 इंटू 7 कितना होता है? 420। 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो LCM हमारा 420 आ गया। तो कितना आसान है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको बनाते हैं 8 9 25 को। इसी स्लाइड पे हम बनाते हैं 8 9 और 25 का हमें HCF और LCM निकालना है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि बहुत ध्यान से देखें क्योंकि ये NCERT का क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT का हर एक क्वेश्चन, ठीक है बेटे। तो 8 9 25 का 8 9 25, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 5 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2, ठीक है। अब हम देखेंगे HCF। HCF में सबसे पहले हम कॉमन की तरफ ध्यान देते हैं। क्या कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है 1 के अलावा? नहीं है, तो HCF होगा 1, ठीक है। और LCM के लिए क्या करेंगे हम? हर एक प्राइम फैक्टर के हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, ओके। तो करो 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 9 इंटू 25, रफ में मल्टीप्लाई करो। 25 9 जा कितना हो जाएगा? 225, ठीक है। और इंटू 8, 225 इंटू 8, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 20 16 18, 1800 इज द LCM, ओके बच्चों। तो कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन आसान लगते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है
थ्योरी को बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है, और सिली मिस्टेक नहीं करना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। ओके, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। हमें चेक करना है कि क्या 6 का पावर n, सॉल्यूशन है ये 6 का पावर n, क्या ये 0 से एंड करेगा कि नहीं। तो चलिए पता करते हैं। अच्छा, 6 को हम 2 into 3 फैक्टराइज कर सकते हैं ना प्राइम नंबर्स में, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है, इतनी कोई दिक्कत। अब बताइए कि 2 into 3 0 आने के लिए किसी नंबर में, अगर किसी नंबर के एंड में अगर 0 है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 and 5 जरूर आएंगे ना, 2 and 5, बट यहां पे 2 and 3 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि एक बार जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया और जो नंबर दिख गए, अब वो चेंज नहीं हो सकते, यूनिक है ये प्राइम फैक्टर्स। तो हम लिखेंगे सिंस टू एंड विथ 0, टू एंड विथ 0, 2 and 5 है ये, मस्ट बी द फैक्टर्स, मस्ट बी द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, जो भी नंबर हो। बट हियर 5 इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, 5 इज नॉट प्रेजेंट, और 3 भी फालतू है यहाँ पे। किसी नंबर के एंड में अगर 0 हो तो 2 and 5 का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप, तो हम लिखेंगे कि 6 का पावर n, देयरफॉर 6 का पावर n कांट एंड विथ 0, ठीक है। ओके बच्चों, तो चलिए फिर, आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। ओके, ये भी एक एनसीईआरटी का बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। जिन बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो बहुत ही शॉर्ट में, एक क्वेश्चन में मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लग रहा है, तो आपको 5 मिनट के अंदर ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into this आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को पकड़ेंगे, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, 7 into 11 into 13 plus 13, कोई दिक्कत। अच्छा, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, 13 कॉमन है, तो क्या बचेगा, 7 into 11 plus 1 इक्वल टू क्या होगा, 13, 11 7 78, और कितना हो जाएगा, 77, 78। 78 को हम फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे, 78 को लिखो और 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 2 into 3 into 13, इसको हम 13 into 2 into 3 into 13 लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि प्रूफ करो, एक्सप्लेन करो कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। तो देखो ना कितने सारे फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 फैक्टर्स हो गए। तो 4 फैक्टर्स जिस नंबर के हों उसको कंपोजिट ही बोलेंगे ना। तो हम लिखेंगे सिंस देयर आर 4 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब हम इसको बनाएंगे, इसको भी हम प्रूफ करेंगे कि क्या है कंपोजिट नंबर है। तो इसको सेकंड पार्ट मान लेते हैं। तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। तो देखो, अच्छा इसमें और इसमें कुछ कॉमन है जो मैंने अंडरलाइन किया, 5 कॉमन है बच्चे। हाँ, तो 7 into 6, 5 तो बाहर निकल गया, into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, ठीक है। अब देखो, ये एक फैक्टर है और ये भी एक फैक्टर है। कैलकुलेशन करेंगे तो कोई एक नंबर ही तो आएगा। तो एक फैक्टर तो 5 पता चल गया और यहाँ पे ये पता चल गया, ठीक है। तो और खुद वो जो नंबर होगा और 1 होगा वो भी फैक्टर होगा।
तो बाय दिस लॉजिक वी कैन से कि हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। 2 फैक्टर तो यही हो गए, 1 और 2, और 1 भी तो फैक्टर होगा, और जो नंबर आएगा टोटल वो भी एक फैक्टर होगा, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो हम यहाँ भी रुक के, इसी स्टेप पे हम रुक के हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, चलो अब हम आगे देखते हैं क्या है। ओके, ये एक क्वेश्चन है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both starts at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो बेटा इसमें LCM निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि 2 चीज़ें एक साथ स्टार्ट हो रही हैं और एक पर्टिकुलर इंटरवल पे वो चीज़ कंप्लीट करती हैं, तो दोबारा कब कॉन्साइड होगा, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। ठीक है, और ये NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एटलीस्ट 2-3 मार्क्स में अगर आएगा तो आप कर लेना इसको। ठीक है, तो LCM निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। LCM निकालो ना, 18 और 12 का LCM ही तो निकालना है, 18 और 12 का। ठीक है, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, करके देखो। 18 को रफ में 2 9 जा 2, 3 3 जा 2 इंटू 3 का पावर 2, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को भी करके देखो, 2 6 2 3, 2 का पावर 2 इंटू 3, 2 का पावर 2 इंटू 3। तो LCM के लिए हम क्या करते हैं, हर एक प्राइम फैक्टर के मैक्सिमम, तो 2 प्राइम फैक्टर है, 2 का पावर 2, 3 है, 3 का पावर 2। ठीक है, हर एक प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, 36 मिनट्स। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छांट के लाया हूँ आपके लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि √5 इज़ एन इरेशनल। तो इसको मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि हमने √2 को ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है। √2 और √5 का जो प्रूफ है, जो मेथड है प्रूफ करने का, वो बिल्कुल सेम है। तो चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं आपको कराऊंगा। कह रहा है शो दैट 3√5 इज इरेशनल। क्या कह रहा है, शो दैट 3 + √5 इज एन इरेशनल। ठीक है, आगे समझ में। ऑलरेडी हमें प्रूफ कर चुके हैं हम कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सपोज लेट 3 + √5 = a/b, where a and b are integer. a and b are integers. इंटीजर ही तो होते हैं, कोई भी रैशनल नंबर इंटीजर ही होते हैं, a और b। तो हम क्या लिख सकते हैं, √5 = a/b - 3। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, इसको 1 लगा दो, b लगा दो, तो a - 3। ठीक है, ओ सॉरी 3b। अच्छा, आप देखिए कि LHS में इरेशनल है ना, तो RHS में भी इरेशनल होना चाहिए। इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है यही तो बोलता है कि जो चीज़ लेफ्ट साइड में है वही चीज़ राइट साइड में होनी चाहिए, जो क्वालिटी लेफ्ट साइड में है वही क्वालिटी फीचर राइट साइड में होना चाहिए। तो √5 तो इरेशनल नंबर है, ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। तो a - 3b/b ये भी इरेशनल होना चाहिए। लेकिन लॉजिक लगाओ कि a इंटीजर है और b इंटीजर है, तो a - 3b भी एक इंटीजर होगा और b भी इंटीजर है। इंटीजर अपॉन इंटीजर मतलब ऊपर भी इंटीजर आया कैलकुलेट करने के बाद और नीचे भी इंटीजर आया। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा ना, मतलब कि RHS रैशनल नंबर है बट LHS इरेशनल है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3√5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों हुआ, क्योंकि हमने मान लिया
एज्यूम किया कि ये रैशनल नंबर है और अब हमने a/b के फॉर्म में मान लिया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने यही रॉन्ग एजम्पशन किया कि 3 + √5 a/b के बराबर हमने करके रैशनल नंबर मान के, ठीक है। तो √5 भी अगर सिंगल आए तब भी हमें कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड इस्तेमाल करना है, और किसी के साथ सम होके आए 3 + √5 करके या 5 - √5 तो भी हमें कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का इस्तेमाल करना है। पहले लेट करना है कि वो रैशनल नंबर है और बाद में कॉन्ट्राडिक्शन शो करना है, ठीक है, ठीक है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों होता है? ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ओके बच्चों, चलो ये आज का लास्ट टॉपिक है। आई होप कि जितना मैंने पढ़ाया शॉर्ट्स में, 1 शॉर्ट वीडियो है ये, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस, और ऐसे ही मैं आगे भी लेके आता रहूँगा। एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे हम मेन, सारे एनसीईआरटी के जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये देख लो आप, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ, कह रहा है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन, आपको डिवाइड नहीं करना है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन बताना है कि ये जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंडिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है ये पहले पढ़ लेते हैं कि अगर डिनोमिनेटर या जो डिवाइज़र है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर हम 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, वो रैशनल नंबर। फिर से बता रहा हूँ, अगर डिवाइज़र को या डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन को हम 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर m एंड n आर होल नंबर्स, ठीक है, तो वो रैशनल नंबर या वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है, वरना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। ओके, शॉर्टकट में बता देता हूँ, अगर p/q कोई फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है, अगर q बराबर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में लिख सकते हो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को, तो ये टर्मिनेटिंग के अंदर आएगा, वरना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसी बात पे देखते हैं कि 13 फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं 13/3125, तो इसको टारगेट करो, 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो और देखो कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। तो 2 से नहीं जाएगा, 5 2 7 1 8 3 11, 3 से भी नहीं जाएगा, तो 5 6 जा 30, 1 5 2 जा 10 2 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको 5 को 1 2 3 4 5 का पावर 4। अच्छा, इसके पहले मैंने 2 का पावर 0 भी तो लगा सकता हूँ, मतलब 3125 को मैं 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 4, मतलब ये इस फॉर्म में आ गया, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का फॉर्म आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि यस, दिस रैशनल नंबर दैट इज 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्म में आ गया। अगर इसके फॉर्म में नहीं आता, मतलब इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं, यहाँ पे 3 आ जाता, तब ये टर्मिनेटिंग नहीं होता। एक और एग्जांपल देख लो, सेकंड करो, सेकंड 17/8, तो इस 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, और इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0। आप सोच रहे हो सर 5 का पावर 0 क्यों ज़बरदस्ती इसमें ला रहे हो? ताकि ये 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आ जाए और हम ये बोल सकें कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग, और ये भी टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 64/455, 64/155, 455 थर्ड, 64/455, ठीक है बच्चों। तो इसको करके देखो, पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करो और यहाँ लिखो
तो उसके लिए तो हमें रफ में पहले करना पड़ेगा ना। तो ये किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 5 से ही करो। 5 5 10 4 14, 5 5 9 जा 45, 5 1 जा, और ये कितना जा रहा है 7 से, 7 इंटू 13, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 13। अब आप देखो, क्या इसको हम 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 5 तो है, लेकिन एक्स्ट्रा ये आ गए प्राइम नंबर्स, अब ये 2 के फॉर्म में नहीं आ सकते, तो हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों? क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, या तो टर्मिनेट करेगा या तो नॉन टर्मिनेट रिपीट करेगा, तीसरा कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, 4th वाला बेटा, 4th वाला करो। हाँ, 4th वाला 15 अपॉन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसको हम लिख सकते हैं 16 को पहले कर लो, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 इंटू जो 100 बचा उसको 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। फिर इसको हम 2 का पावर 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये देखो ना, 2 का पावर m इंटू 2 का पावर n के फॉर्म में हमने लिख दिया, तो ये होगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको याद रहेगा, और एग्ज़ाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ोगे नहीं, ठीक है बच्चों। हाँ, चलो, ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो इसको करके हम क्लास को ख़त्म करेंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। चलिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। पहले हमको बताना है कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो आप बताओ कि ये डेसिमल के बाद चीज़ें एंड कर गई ना, डिजिट एंड कर गया, मतलब टर्मिनेट कर गया, तो भैया ये रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसका कंडीशन पूरा कर रहा है। और ये देखो 0.120, 11200, 12000, ये ना ही एंड कर रहा है, ना ही टर्मिनेट कर रहा है, ना ही रिपीट कर रहा है। तो ये किसका फीचर है? ऐसा कौन शो करता है? इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल, शॉर्टकट में मैंने इर्रेशनल लिख दिया। ओके, 43.123456789 के ऊपर बार है। अब बार का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ बार बार आएगी, रिपीट करेगी, ये सेट ऑफ डिजिट्स। और रिपीट करना किसका फीचर है? रैशनल नंबर का फीचर है, रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन का फीचर है, सेकंड फीचर है दूसरे नंबर पे। तो ये भी होगा रैशनल, ठीक है। तो ऐसे पहचानेंगे हम। ओके बच्चों, तो ठीक है, तो देखते हैं कि आगे क्या है हमारा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। I have completed your whole chapter in 40-45 minutes. So I hope you learned a lot, and keep watching my videos and keep sharing with your friends so that they can also be benefited from it. Boards are very near. I will complete all chapters in one shot. सारे चैप्टर्स जितने भी हैं NCERT में मैं वन शॉट लेके आऊँगा, और पर्टिकुलरली वो हर वीडियोस 2 पार्ट में होंगे। 2 पार्ट में 30% जो होगा वो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उसमें, और बाकी 70% जो टाइम बचेगा उस वीडियो में, उस लेक्चर में, उसमें हम NCERT के हर एक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।